नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत पांडे आपको अपने YouTube चैनल BRVL14 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी। दोस्तों, आज आधुनिक भारत का चैप्टर 3 स्टार्ट होने जा रहा है और पार्ट 4 है। अगर इससे पहले वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसे पहले देख लें। आज आधुनिक भारतीय इतिहास का चैप्टर 3 क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए। क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर। इसमें रंजीत सिंह का जन्म जो है 13 नवंबर 1780 को होता है सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर। सुकर चकिया मिसल और एक था भांगी मिसल, ये दोनों मिसलों का इस चैप्टर में उल्लेख किया गया है, व्याख्या किया गया है। तो दो मिसलों में से सुकर चकिया मिसल जो था उसके मुखिया थे महासिंह। इन्हीं के घर रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को होता है। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है। जन्म हुआ था 13 नवंबर 1780 और जब वे लगभग 29 साल के हुए तो उनका अंग्रेजों और इन रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि होती है। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है। किसके बीच? अंग्रेज और रंजीत सिंह के बीच। उन्होंने 1818 ईस्वी में मुल्तान को जीता था। महाराजा रंजीत सिंह 1818 ईस्वी में मुल्तान को जीता, 1819 ईस्वी में कश्मीर को जीता, 1834 में पेशावर को जीत लिया। मुल्तान को 1818 में जीते, कश्मीर को 1819 में जीते, पेशावर को 1834 में जीते। फिर आता है 1798 ईस्वी। तो इस समय क्या होता है कि अफगानिस्तान का शासक था जमान शाह। अफगानिस्तान का शासक था जमान शाह, उसने पंजाब पर आक्रमण कर देता है। फिर क्या होता है कि आक्रमण करने के बाद जब वो वापस जाते रहता है तो उसका तोप जो था चिनाब नदी में गिर जाता है। आक्रमण के बाद जब वापस जाते रहता है तो उसका जो तोप था वो चिनाब नदी में गिर जाता है। रंजीत सिंह क्या करते हैं, पहले तोप जो था पहले उसको निकलवाते हैं और फिर वापस जमान शाह को भेज देते हैं। इस सेवा के बदले में ये जो सेवा की है रंजीत सिंह कि चिनाब नदी में पंजाब पर आक्रमण करने आया जमान शाह, उसके बावजूद भी जब वो जाने लगा तो उसका तोप चिनाब नदी में गिरा और निकलवा के उसे जमान शाह को भेज दिए। इससे वो जमान शाह जो था बहुत खुश हुआ और लाहौर पर अधिकार करने के लिए रंजीत सिंह को अनुमति दे दिया। खुश होकर वो कहा कि आप लाहौर पर अधिकार कर सकते हैं। 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया। जब उसको अधिकार करने का अनुमति मिल ही गया था तो रंजीत सिंह 1799 में लाहौर पर अधिकार कर लेते हैं तथा उसे अपनी राजधानी भी बना लेते हैं। लाहौर को अपना राजधानी बना लेते हैं और जमान शाह जो था वो रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दिया था और लाहौर का अपना सूबेदार भी मान लिए। राजा की उपाधि देने के साथ साथ लाहौर का अपना सूबेदार भी मान लिया जमान शाह रंजीत सिंह को। उसने 1805 ईस्वी में, मतलब रंजीत सिंह जो थे 1805 ईस्वी में अमृतसर को भी भांगी मिसल से छीन लिया। पहले मुल्तान को 1818 ईस्वी में जीते, फिर 1819 ईस्वी में कश्मीर को जीते, 1834 ईस्वी में पेशावर को जीते और इन सब से पहले 1805 ईस्वी में अमृतसर को भांगी मिसल से छीन लिए। तत्पश्चात पंजाब की राजनीतिक राजधानी जो है लाहौर बन गई और धार्मिक राजधानी अमृतसर। इस तरह से पंजाब का राजनीतिक जो राजधानी हुआ वो लाहौर हुआ और धार्मिक राजधानी अमृतसर हुआ। रंजीत सिंह एक अयोग्य शासक थे, इसमें कोई दो मत नहीं कि वो अयोग्य शासक नहीं थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, जितने भी धर्म हैं उनको मैं एक निगाह से देखूं, ये ईश्वर की इच्छा थी। इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। इसीलिए वे कहते थे कि ईश्वर ने मेरी दूसरी आंख इसलिए ले ली कि वे चाहते थे कि हम सभी धर्मों को एक निगाह से देखें। इसके बाद अफगान अमीर शाह सुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ? तो अफगान अमीर था जिसका नाम था शाह सुजा।
एक अफगान अमीर था जिसका नाम था शाह शुजा, उससे रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, जो कि एक बहुत दुखद समाचार था, घटना था। 1839 में रंजीत सिंह का मर जाना मतलब एक तरह से जो है इनके साम्राज्य का बिखरने का समय आ गया था। लेकिन इनका पुत्र, क्योंकि इनका पुत्र जो था जिसका नाम था खड़ग सिंह, वो सिंहासन पर तो बैठता है, लेकिन उसमें एक बहुत बुरी आदत थी, वो थी अफीम खाने की आदत। खड़ग सिंह जो था वो उसे अफीम खाने की आदत थी। अब अफीम खाने की आदत क्या होता है कि इसके शासन काल के दौरान ही दरबार जो था शीघ्र ही दो विरोधी दलों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। दो विरोधी दल में प्रतिद्वंद छिड़ जाता है, जिससे पंजाब में अराजकता फैल जाती है। तो दो विरोधी दल कौन थे? तो पहला दल था संधावालिया सरदार का और दूसरा दल था डोगरा बंधुओं का। संधावालिया सरदार में कौन कौन आते थे? तो संधावालिया सरदार में आते थे चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह और उनके भतीजे अजीत सिंह। संधावालिया सरदार में चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह और उनके भतीजे अजीत सिंह। और डोगरा बंधुओं में ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह। ये दोनों के बीच क्या होता है कि प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में जो है अराजकता फैल जाता है। इसके बाद होता है चिलियांवाला का युद्ध, जो कि 13 जनवरी 1849 को लड़ा जाता है। इस चिलियांवाला का युद्ध जो है वो अंग्रेजों और सिखों के बीच होता है। चिलियांवाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को अंग्रेजों और सिखों के बीच होता है, जिसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो था लॉर्ड गफ और सिख सेना का जो नेतृत्व करता थे वो थे शेर सिंह। परिणाम ये निकलता है कि युद्ध अनिर्णित समाप्त होता है। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड डलहौजी था। चिलियांवाला का युद्ध में कोई भी निर्णय नहीं निकल पाता है, न तो अंग्रेज जीत पाते हैं लॉर्ड गफ के नेतृत्व में और न ही सिख सेना जीत पाती है शेर सिंह के नेतृत्व में। महाराजा दलीप सिंह जो थे सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? महाराजा दलीप सिंह। इनका शासन 1843 से 1849 तक चलता है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इनका शासनकाल था 6 वर्षों का। दलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़ दिया। दलीप सिंह जो थे वो सिख धर्म को छोड़ दिए थे और ईसाई धर्म को अपना लिए थे। इन्होंने रूस की भी यात्रा की थी, रूस के भी ये यात्रा किए थे। इनका निधन जो है पेरिस फ्रांस में हुआ था। अब निधन इनका कब हुआ था? तो अक्टूबर 1893 को। कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में। दलीप सिंह का निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस जो कि फ्रांस में है वहाँ पे हुआ था। लेकिन इनका अंत्येष्टि जो है इंग्लैंड में हुआ। दाह संस्कार कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड में हुआ। 1849 ईस्वी में जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हो जाता है 1849 ईस्वी में, तो अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया जाता है ब्रिटिश साम्राज्य में, तथा दलीप सिंह को क्या किया जाता है कि पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया जाता है। दलीप सिंह को पेंशन देके कहाँ पे भेज दिया जाता है? ब्रिटेन भेज दिया जाता है। लेकिन पंजाब पे किस तरह से शासन किया गया इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब तो दलीप सिंह रहे नहीं, उन्हें तो पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया गया। तो पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद, जब पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया, तो इसके बाद लॉर्ड डलहौजी जो था 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया। क्या किया? 3 लोगों का एक परिषद का गठन किया, परिषद बनाया, जिसमें अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया हेनरी लॉरेंस को। डलहौजी जो था वो एक परिषद का गठन किया 3 लोगों का, जिसमें अध्यक्ष के पद पर हेनरी लॉरेंस को नियुक्त किया गया और 2 इसके सदस्य थे जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले। इसके 3 लोग थे, एक अध्यक्ष हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले। हेनरी लॉरेंस जो था वो अध्यक्ष था। इसके बाद आता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 1769। इसमें संधि कौन सी हुई? मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से 84 ईस्वी। इसमें कौन सी संधि हुई? तो इसमें संधि हुआ था मंगलौर की संधि। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92, श्रीरंगपट्टनम की संधि इसमें होती है। और चौथा मैसूर युद्ध होता है 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 69 तक चला, केवल 2 साल तक चला।
इस युद्ध में हैदर अली जो है वो विजय हो जाता है, हैदर अली का विजय होता है। और इस दौरान जो अंग्रेज गवर्नर था वो वीरे लस्ट था। इस समय गवर्नर कौन था, अंग्रेज गवर्नर कौन था, वीरे लस्ट था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। यह जो युद्ध था 4 अप्रैल 1769 को समाप्त हो जाता है मद्रास की संधि के साथ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि के साथ हो जाता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84। 1780 से 84 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चलता है। मतलब कुल मिलाकर 4 साल तक यह युद्ध चलता है, जिसमें हैदर अली जो था क्या होता है कि निजाम और मराठा के साथ मिल जाता है और अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाता है और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध शुरू कर देता है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में एक पक्ष यानी हैदर अली के पक्ष में कौन कौन थे, हैदर अली, निजाम और मराठा, और एक तरफ अंग्रेज अकेला लड़ रहे थे। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल वेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अर्काट पर अधिकार कर लिया। क्या होता है कि 1780 ईस्वी में हैदर अली कर्नाटक पर आक्रमण कर देता है और कर्नल वेली के अधीन जो अंग्रेजी सेना लड़ रही थी वहाँ पे क्या करता है कि कर्नल वेली और अंग्रेजी सेना, कर्नल वेली के साथ जो अंग्रेजी सेना थे उसको अर्काट में हराकर अर्काट पे अधिकार कर लेता है, उसको हरा देता है। कौन, हैदर अली जो था कर्नल वेली और उसकी सेना को हरा देता है और अर्काट पर अधिकार कर लेता है। ये बात है जुलाई 1780 की। टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोलीलूर नामक स्थान पर हरा दिया था। तो हेक्टर मुनरो जो था बक्सर युद्ध का नेतृत्व भी किया था, जिसमें शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, और मीर कासिम, सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय तीनों के सम्मिलित सेना को हराया था। किसने, हेक्टर मुनरो ने। किस युद्ध में, तो बक्सर के युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। तो उस अब टीपू जो था, टीपू सुल्तान, वो हेक्टर मुनरो की सेना को पोलीलूर नामक स्थान पर हरा देता है। इसके बाद 1781 ईस्वी में हैदर अली जो था उसका सामना हो जाता है आयरकुट से और यहीं पे हैदर अली बुरी तरह से परास्त होता है। तो हैदर अली का सामना हो जाता है आयरकुट से, जिसने पोर्टो-नोवा 1 जुलाई 1781 पोलीलूर सोलिंगुर में हैदर अली को परास्त किया। एक जगह नहीं, 3 जगह इसको पराजय का मुंह देखना पड़ता है। पोर्टो-नोवा में 1 जुलाई 1781 को, पोलीलूर सोलिंगुर में हार का सामना करना पड़ता है हैदर अली को आयरकुट से। दिसंबर 1882 बहुत ही दुखद एक तरह से कह सकते हैं मैसूर राज्य के लिए कि हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु दिसंबर 1782 को हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी टीपू सुल्तान संघर्ष जारी रखता है। वो हार नहीं मानता है और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखता है। अंततः क्या होता है कि मंगलौर की संधि 1784 में हो जाती है और इस तरह से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो मंगलौर की संधि के साथ समाप्त होता है। इसके बाद आता है टीपू सुल्तान जो है श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बना लेता है। जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है, उसके बाद टीपू सुल्तान जो है वो अपना राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाता है एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना करता है और उसका सदस्य बनता है। जैकोबिन क्लब की स्थापना भी करता है और उसका सदस्य भी बन जाता है। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक, माने मित्रता का प्रतीक, स्वतंत्रता का वृक्ष भी रोपता है। फ्रांस और मैसूर के बीच दोस्ती का जो प्रतीक था, स्वतंत्रता का वृक्ष, उसको टीपू सुल्तान लगाता है। कहाँ पे, अपनी राजधानी। कहाँ पे था राजधानी, तो श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने अपनी समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुनतुनिया जिसको वर्तमान में इस्तांबुल कहा जाता है, अफगानिस्तान और फ्रांस आदि को दूत मंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की। इन सब को टीपू सुल्तान जो है ईरान, कुस्तुनतुनिया जिसको इस्तांबुल कहा जाता है वर्तमान में, अफगानिस्तान और फ्रांस को दूत मंडल भेजा और आधुनिक रीति रिवाज पर टीपू सुल्तान दूतावासों की स्थापना करता है। इसके बाद आ जाता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का काल था 1790 से 92, 2 साल तक ये युद्ध चलता है, जिसका जो है समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ
मार्च 1792 में हो जाता है। मतलब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ, जो कि मार्च 1792 में हुआ था, समाप्त हो जाता है। इस संधि ने अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। अब इस युद्ध, ये जो संधि हो रहा था श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो उसमें अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस आया था, संधि में शामिल हुआ था, और मैसूर की तरफ से थे टीपू सुल्तान। फिर होता है टीपू सुल्तान जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 ईस्वी में हुआ था, इसके दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा जाता है। ये मैसूर का अंतिम युद्ध होता है 1799 का चतुर्थ मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान युद्ध में लड़ते लड़ते मारा जाता है, और इसके कुल के जितने भी सदस्य थे सबको वेलोर में कैद कर लिया जाता है। कुल के जितने भी इसके सदस्य थे टीपू सुल्तान के, सभी को वेलोर में कैद कर लिया जाता है। इस युद्ध के समय जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अंग्रेजी सेना के नेतृत्व कर रहे थे दो लोग, एक था वेलेजली और दूसरा स्टुअर्ट। दोनों मिलकर जो है टीपू सुल्तान को पराजित कर देते हैं, यहाँ तक कि टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो जाती है। और इस खुशी में क्या होता है कि लॉर्ड समाज जो था, मैसूर को जीतने की खुशी में लॉर्ड समाज, आयरलैंड का लॉर्ड समाज था, वो वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान करते हैं। आयरलैंड का जो लॉर्ड समाज था, मैसूर युद्ध की खुशी में वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान करते हैं। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडयार वंश के एक बालक कृष्ण राज को बिठा दिया। अब जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो अंग्रेजों का ये रहा है कि वे एक कमजोर शासक को बैठा दिया करते थे, तो इस तरह से अडयार वंश का एक बालक कृष्ण राज था, उसको मैसूर की गद्दी पर बैठा दिया जाता है तथा कन्नारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया जाता है। जो मैसूर के कुछ भाग थे, यहाँ तक कि मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम और कन्नारा, कोयम्बटूर को भी ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता है। इसके बाद आता है बेगम समरू। बेगम समरू जो थी वो 1750 से 1836 तक इसका कार्यकाल रहता है। 1750 से 1836, कुल मिलाकर 86 साल तक। तो बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। एक बहुत ही प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाई थी बेगम समरू। कहाँ पे? तो मेरठ के निकट एक जगह है सरघना, वहाँ। बेगम समरू के पति का नाम था वाल्टर रेनहार्ट साम्रे, जो कि एक यूरोपीय व्यक्ति था। क्या नाम था बेगम समरू के पति का, जो कि एक यूरोपीय व्यक्ति था? उसका नाम था वाल्टर रेनहार्ट साम्रे। ये क्या कहता था कि जिस रियासत को भी सैन्य सेवा की आवश्यकता है वो उसको ये सैन्य सेवा प्रदान किया करता था। तो क्या होता है कि साम्रे, एक बार क्या होता है कि साम्रे बंगाल के नवाब नब्ज खां, बंगाल का नवाब कौन था? नब्ज खां। वो सहारनपुर के रूहेला सरदार जाप्ता खां को हराना चाहता था। बंगाल का जो नवाब था उस सहारनपुर के रूहेला सरदार को हराना चाहता था, और बंगाल का नवाब कौन था? नब्ज खां था, और सहारनपुर के रूहेला सरदार कौन था? तो जाप्ता खां था। इसको हराना चाहता था, जिसमें साम्रे जो है जाप्ता खां को हराने में नब्ज खां की बहुत अच्छी मदद करती है, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जाप्ता खां को हराने में। इससे खुश होकर जो बंगाल का नवाब नब्ज खां था, उस सरधाना की जागीरदार साम्रे को प्रदान कर देता है। मतलब बंगाल के नवाब जो था वो सहारनपुर के रूहेला सरदार जाप्ता खां को हराने में इसका साम्रे जो है प्रमुख भूमिका निभाया था। इसके कारण जो था नब्ज खां खुश होकर सरधाना की जागीरदार साम्रे को प्रदान करता है। जब साम्रे मर जाता है, यानी जब बेगम समरू के पति जो है कि जो मृत्यु हो जाती है, तो सरधाना का शासिका बन जाती है बेगम समरू, और यहीं पर बेगम समरू एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाती है, जो कि ये सरधाना जो है मेरठ के निकट स्थित है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें, और हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।